जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमने हार्ट का टॉपिक कवर कर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वॉल्स उसकी, सारा ब्लड फ्लो, सिस्टमिक सर्कुलेशन और उसके बाद फिर सारी पोर्टल सर्कुलेशन और सर्कुलेशन की जितनी क्लासिफिकेशन थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल में जो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है, दिस इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। जी, सो यू कैन सी के एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम ब्लड वेसल्स को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। वन आर आर्टरीज। आर्टरीज को कैसे डिफाइन करेंगे? आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट टिश्यूज। एक एक्सेप्शन इसमें आ जाती है कि जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं जो हार्ट से लंग की तरफ जा रही हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, एक्सेप्ट दैट जितनी भी आर्टरीज हैं उनको हम डिफाइन करते हैं कि दोज आर चैनल्स टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द टिश्यू। दूसरी डेफिनेशन ये आ जाती है कि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट। आर्टरीज को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो सबसे बड़ी आर्टरीज हैं क्योंकि उनमें इलास्टिक फाइबर्स की अमाउंट ज्यादा होती है तो दे आर कॉल्ड इलास्टिक आर्टरीज। हार्ट से एकदम प्रेशर के साथ जब ब्लड आता है तो फिर जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, उनमें इलास्टिक टिश्यू की अमाउंट ज्यादा होती है, उनकी वॉल ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, राइट। देन एओर्टा से जो ब्रांचेस आगे जाती हैं वो हैं मीडियम आर्टरीज या जिनको हम मस्कुलर आर्टरीज कहते हैं। उनमें फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स की अमाउंट कम हो जाती है और स्मूथ मसल्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। इन आर्टरीज की वॉल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज होती हैं बेसिकली। आर्टरीज से जो सबसे छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनके बाद आगे हमने कैपिलरीज बेड देखना है, दीज आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स। उनकी वॉल थिकनेस बहुत कम होती है, डायमीटर देखें 100 माइक्रोमीटर या उससे कम डायमीटर अगर आर्टरी का हो जाएगा तो उसको हम आर्टीरियोल लेबल करेंगे। सो देयर आर थ्री कैटेगरीज इन आर्टरीज: लार्ज आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरीज, देन मीडियम आर्टरीज विच आर मस्कुलर आर्टरीज। जितनी भी नेम्ड आर्टरीज हैं जैसे अपर लिम्ब में हम पढ़ते हैं ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी जिसकी पल्स लेते हैं, तो जितनी भी नेम्ड आर्टरीज हैं वो जो मीडियम ब्रांचेस हैं वो मस्कुलर आर्टरीज में आती हैं। बाकी आगे और भी ब्रांचेस आती हैं लेकिन वो अननेम्ड होती हैं और 100 माइक्रोमीटर डायमीटर से कम वाले को हम आर्टीरियोल्स कह देते हैं। देन वी हैव आर्टरीज के बाद वैसे तो कैपिलरीज आनी चाहिए। कैपिलरीज जो हैं दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। उनमें सिर्फ एक एपिथेलियम की सिंगल लेयर होती है और हल्का फुल्का कनेक्टिव टिश्यू अमाउंट होता है लैमिना प्रोप्रिया की फॉर्म में उनकी सराउंडिंग में। कैपिलरीज जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, तो टिश्यूज के लेवल पर, सेल्स के लेवल पर जाके जो कैपिलरीज बेड हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिलरीज: कंटिन्यूअस कैपिलरीज जिनमें कोई गैप नहीं होते, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और साइनोसॉइड जिनमें लार्ज गैप्स होते हैं, ठीक। कैपिलरीज की ये जो तीनों टाइप्स हैं ये फंक्शन के हिसाब से होंगी। जहां पर सिर्फ ऑक्सीजन की हमने एक्सचेंज करनी है वहां पे कंटिन्यूस होनी चाहिए, बाकी कोई एक्सचेंज नहीं होगी। वहां जहां पर मीडियम मॉलिक्यूल्स की भी एक्सचेंज करनी है वहां फेनेस्ट्रेटेड आ जाएंगी। जैसे किडनीज में यूरिन जब बन रहा होता है तो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और लिवर में जहां पर बहुत ज्यादा ब्लड को जो है ना वो कांटेक्ट करना है सेल्स के साथ, वहां पर साइनोसॉइड्स आ जाते हैं, लार्ज गैप वाली कैपिलरीज, ठीक। कैपिलरीज में जब ये सारी एक्सचेंजेस हो जाती हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट वेसल बनती है जो ब्लड लेके जाएगी वो वेन्यूल है। वेन्यूल के बाद फिर लार्ज साइज की, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज जब होगा तो वो मीडियम साइज्ड वेन आ जाती हैं और लार्ज वेन आ जाती है। इन कैटेगरीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। डायमीटर आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि आर्टरीज हैं। आर्टरीज आप देखेंगे उनकी वॉल जो है ना उन मस्कुलर होती हैं, ठीक है। अंदर की तरफ एपिथेलियम होता है और बाहर की तरफ मसल्स की लेयर्स होती है, ठीक। और उससे बाहर कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद आर्टीरियोल्स जो हैं उनसे आपको कैपिलरीज बनती हुई नजर आ रही हैं। ये जो कैपिलरी बेड है इसमें सिर्फ एपिथेलियम की लेयर है। आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, तो ये जो ब्लूइश कलरेशन हो गई है ये वीनस ब्लड की होती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक। 1 मिनट।
राइट जी। सो आर्टरीज मीन डायमीटर उनका 4 मिलीमीटर होगा। उससे कम डायमीटर जो है 100 या 100 से कम हमने कहा था आर्टीरियोल्स का होता है। कैपिलरीज जो है उनके स्मॉलेस्ट डायमीटर होते हैं, ठीक है। और कैपिलरी में आपको सिर्फ एपिथेलियम नजर आ रही है, ना मसल नजर आ रहे हैं, ना बाहर वाले कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक। मैंने 3 लेयर्स आपको बताई थी। अंदर एपिथेलियम जिसे हम एंटेमा कहते हैं, फिर मसल की लेयर आती है जिसको हम मीडिया कहते हैं, और सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है ना उसको हम एडवेंटिशिया कहते हैं। तो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स के कंपोनेंट होते हैं। अब आर्टरी में ये तीनों कंपोनेंट है। आर्टीरियोल में जो है ना वो थिन हो गए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सिर्फ एपिथेलियम की लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। देन यू कैन सी वेन्यूल उसी तरह से थिन वॉल्ड है जैसे आर्टीरियोल थी। और देन यू कैन सी वेन। वेन और आर्टरी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा। डायमीटर्स यहाँ पर आपके सामने है कि पहले 4 मिलीमीटर आर्टरी दी हुई है, एवरेज डायमीटर, मीन डायमीटर। आर्टीरियोल का 30 दिया हुआ है, 8 जो है वो कैपिलरी का है, वेन्यूल का 20 है, और वेन का 5। सो ये आपको फिर से उसी तरह से नजर आ रहा है। आर्टरी में आपको तीनों कंपोनेंट नजर आएंगे। ट्यूनिका इंटिमा भी नजर आएगा। ट्यूनिका मीडिया मसल वाली लेयर होती है, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बाहर वाली लेयर होती है। ये आपको लार्ज आर्टरी नजर आ रही है जिसमें इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है, तो उसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एओर्टा। फिर मस्कुलर आर्टरीज आ जाती हैं आपको। अंदर एंडोथेलियम की लेयर नजर आ रही है, फिर स्मूथ मसल की लेयर नजर आ रही है इन ट्यूनिका मीडिया, और बाहर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर आर्टरी का डायमीटर लार्ज आर्टरी से या इलास्टिक आर्टरी से कम होता है, ठीक है, और इसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है। और सबसे छोटा वाला आपको यहाँ पर आर्टीरियोल नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ एपिथेलियम है, और उसके बाहर स्मूथ मसल है, थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सारी लेयर्स थिन हो गई हैं। वहां से कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल, वेन्यूल से मीडियम साइज और लार्ज साइज वेन। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है कि जो आर्टरी है उसका ल्यूमेन जो है ना वो वेल शेप्ड होता है और स्मॉल साइज का होता है, और वेन्स का जो है ना ल्यूमेन लार्ज होता है, यहाँ पर देखें। और वेन्स की वॉल की थिकनेस आर्टरी की वॉल की थिकनेस की निस्बत कम होती है, यानी इसमें कनेक्टिव टिश्यू की अमाउंट ज्यादा होती है। आर्टरी में स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक। सो इसका मतलब है आर्टरीज अपनी शेप ज्यादा अच्छा मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन राइट। सो आर्टरीज दे मेंटेन देयर शेप, लेकिन वेन्स जो है ल्यूमेन लार्ज होता है और उनकी शेप इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं रहती। जब ब्लड होता है तो फिर उसमें उसकी शेप होती है, ल्यूमेन होता है, लेकिन जब ब्लड नहीं होता तो वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक। वेन्स जो है वो 3 तरह की होती हैं। कुछ वेन्स जो है वो स्किन के अंदर ब्लड ड्रेन कर रही होती हैं, उनको हम सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं। जब हमारे पेशेंट्स आते हैं और हम देखते हैं तो सुपरफिशियल वेन्स जो है वो वेन्स हैं जो हमें स्किन में नजर आ रही होती हैं, और उनसे ब्लड सैंपलिंग की जाती है, सारा कुछ लिया जाता है, ठीक। फिर कुछ वेन्स हैं जो मसल्स के दरमियान में आर्टरीज के साथ पड़ी होती हैं, जिनको हम डीप वेन्स कहते हैं। डीप वेन्स जो है वो डीप फेशिया के अंदर और मसल्स के दरमियान में पड़ी होती हैं, दे आर प्रोटेक्टेड। सुपरफिशियल वेन स्किन और बाकी स्ट्रक्चर से ब्लड लेने के बाद, ड्रेन करने के बाद, परफोरेटिंग वेन्स के थ्रू डीप वेन में ही ब्लड भेज देती हैं, और डीप वेन से ब्लड जो है ना वो हार्ट की तरफ जाता है। तो वेन्स की 3 फॉर्म्स हैं: सुपरफिशियल वेन्स, परफोरेटिंग वेन्स एंड डीप वेन्स। ये देखिए जी, वेन्स जो है उनके लिए नॉर्मली क्या होता है कि ये एक साइडेड फ्लो होता है, वन साइडेड फ्लो होता है, जैसे हार्ट में हमने बात की थी।
इसलिए मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हार्ट की तरह वेन्स के अंदर भी वाल्व्स होते हैं। तो जब ब्लड जो है वो चला जाता है इस डायरेक्शन में, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व पीछे से बंद हो जाते हैं, और जिन लोगों में हार्ट ये वाल्व्स जो हैं वेन्स के वो काम नहीं कर रहे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। सुपरफिशियल वेन से ब्लड जो है वो डीप वेन में चला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एबनॉर्मेलिटी है वाल्व्स की, तो सुपरफिशियल वेन में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और पेशेंट जो है उसकी स्किन के ऊपर बहुत लार्ज और वर्म लाइक वेन्स जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ठीक, तो नॉर्मली जो है वेन्स में वाल्व्स होते हैं। नाउ कैपिलरीज की 3 टाइप्स मैंने बात की थी कि एक वो टाइप है जिसको हम कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहते हैं। कंटिन्यूअस कैपिलरीज जो हैं उनके अंदर, वॉल के अंदर आप देखें, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी देख रहे हैं, एपिथेलियम भी देख रहे हैं, उसमें कोई गैप्स नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस एक्सचेंज जो है, और जो भी सॉल्युबल मटेरियल्स हैं जो मेम्ब्रेन्स के इर्द गिर्द गुजर सकते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन्स के पार गुजर सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं, दे आर पासिंग दिस थ्रू दिस कैपिलरी। तो ये वो कैपिलरीज हैं जो जहां होनी चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। वी शुड नॉट अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू क्रॉस फ्रॉम ब्लड टू दैट टिश्यू। जैसे ब्रेन का जो टिश्यू है उसमें सारे की सारे मटेरियल्स जो हैं वो नहीं क्रॉस करके जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जो होते हैं, जो अलाउड होते हैं, वो क्रॉस करने चाहिए। तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। इसी तरह स्केलेटल मसल में, स्किन में, कनेक्टिव टिश्यू में, लंग्स में, जहां पर बहुत ही लिमिटेड हमें एक्सचेंज की जरूरत है, वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज वहां पे होती हैं। अब किडनीज में या इंटेस्टाइन्स में क्या हो रहा है? किडनीज में फिल्ट्रेशन हो रही है और यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इनकी एब्जॉर्प्शन होनी है। तो इन मॉलिक्यूल्स के क्रॉस करने के लिए थोड़े से गैप्स की जरूरत है लार्जर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते डिफ्यूजन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो कैपिलरीज हैं वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब है कि उनकी एपिथेलियम जो है, सेल्स जो हैं, उनमें मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, तो दीज आर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और इतने बड़े बड़े गैप्स जो हैं वो हमें लिवर में चाहिए। लिवर में क्यों चाहिए और स्प्लीन में क्यों चाहिए, लिम्फ नोड में क्यों चाहिए? कि जो ब्लड है उसके अंदर जितने भी एंटीजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिक मटेरियल है, उसको लिवर ने, स्प्लीन ने, लिम्फ नोड ने रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर हिपैटोसाइट्स इसके इर्द गिर्द टिश्यूज पड़े हुए हैं और ब्लड जो है वो हिपैटोसाइट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तभी टॉक्सिन्स रिमूव करेंगे। ठीक, सो ये लार्ज ओपनिंग्स वाली जो कैपिलरीज हैं ये ऐसी जगह पे होती हैं जहां पर ब्लड जो है उसमें से टॉक्सिन्स रिमूव होने हैं या एंटीजेंस रिमूव होने हैं। तो ये हमारा लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड एग्जांपल आ गई। तो तीनों टाइप की जो कैपिलरीज हैं वो उनमें क्या डिफरेंस है वॉल में? ये देखें, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस कैपिलरी की इंटैक्ट है, फेनेस्ट्रेटेड की बेसमेंट मेम्ब्रेन में गैप नहीं है, लेकिन जो साइनसॉइड है उसमें एपिथेलियम में भी पोर्स हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी ओपनिंग्स हैं। ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का। फिर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के बाद फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है फंक्शन के हिसाब से, दैट देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स कौन सी होती हैं? कि जो हार्ट से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करें, और हार्ट से डायरेक्टली जिन ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है वो हाई प्रेशर के साथ जाता है और वो पल्सेटाइल होती है। बेसिकली आर्टरीज की बात हो रही है, लार्ज आर्टरीज की, और उनकी लार्ज ब्रांचेस की बात हो रही है। ठीक, वहां से ब्लड जो जाएगा जब स्मॉल डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स में, जिनमें स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो है ना वो ओपनिंग्स के इर्द गिर्द टाइट स्फिंक्टर्स बना देते हैं ताकि वो ओपनिंग के डायमीटर को कंट्रोल कर सके। उन ब्लड वेसल्स को, बेसिकली इनमें आर्टीरियोल्स आते हैं, जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, उन ब्लड वेसल्स को रेजिस्टेंस वेसल्स कहते हैं। ठीक है, जितना वो कंट्रोल करेंगे ब्लड फ्लो को, वो ब्लड प्रेशर को भी जो है ना वो यही वाली रेजिस्टेंस वेसल मेंटेन करती हैं। फिजियोलॉजी वाले लेक्चर्स में आपको इनकी डिटेल बताई जाएंगी, मैं सिर्फ आपको सिर्फ नाम और एग्जांपल बताना चाह रही हूँ। एक्सचेंज वेसल किन्हें कहेंगे? हम कैपिलरीज को कहेंगे जिनमें एंडोथेलियम है, स्मूथ मसल नहीं है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी किस तरह होगी? डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की कैपिलरी है, जैसे मैंने अभी बताया। कैपेसिटेंस वेसल्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर ब्लड जो है वो पूल हो सकता है, जिनमें प्रेशर ब्लड का कम होता है, लाइक वेन्स। कैपिलरी से आगे जो वेन्स में ब्लड जाता है उसमें अब प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वो हार्ट से बहुत दूर है, और हार्ट जब पंप करता है अपनी तरफ, ब्लड को खींच रहा होता है, तो इन ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम होता है। और शंट्स क्या होते हैं?
ये बायपास होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी एनास्टोमोसिस में कि शंट्स किसे कहते हैं। ओके, तो ये वही हो गया। आपको दोबारा से जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन थी वो फिजियोलॉजिकल में बता रही हूँ। इलास्टिक आर्टरीज जो हैं उन्हीं को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स कहते हैं। इनमें हाई प्रेशर होता है क्योंकि हार्ट से डायरेक्टली ब्लड पंप होके सबसे पहले इन वेसल्स में आता है, ठीक है, और ये कंडक्ट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो मेनली कंडक्टिंग वेसल्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स जो है वो ये लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक। देन आर्टीरियोल्स के लेवल पर हमने बात की थी कि स्फिंक्टर्स होते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर को पीछे से मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेजिस्टेंस वेसल्स आ जाती हैं आर्टीरियोल्स। एक्सचेंज वेसल्स जो हैं दीज आर कैपिलरीज। एंड देन वी हैव द लो ब्लड प्रेशर वेसल्स, जिनमें ब्लड का प्रेशर जो है ना वो लो होता है। दीज आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स, क्योंकि वेन्स जो है उनमें ब्लड इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है, लेकिन बेसिकली उनके अंदर ब्लड पूल करता है। अनास्टोमोसिस का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी के लिए आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने हो तो वो पूछ लें।